आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मालेगांव की आवाम को इस बात की पूरी तरह खबर है कि चुनकर आने के बाद 1.5 से 2 महीने तक तो सरकार ही नहीं बनी थी। पूरा स्टेट जो है बग़ैर सरकार के चल रहा था। मज़दूर वर्ग बोलो, किसान बोलो, छोटे बड़े डिपार्टमेंट ऑफिसों से रिलेटेड जितने लोग हैं सभी परेशान थे कि बग़ैर सरकार के स्टेट चल रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सरकार बनी। सरकार अभी अपना काम सही मानों में शुरू भी नहीं कर पाई थी कि कोरोना की पहली लहर आई। और कोरोना की पहली लहर कितनी ख़तरनाक थी, लोगों को बीमारी की शिद्दत का, उसके इलाज व मुआवजे का कोई अता पता नहीं था। खौफ का, दहशत का ऐसा माहौल था कि मालेगांव में अगर देखा जाए तो एवरेज जो है 8 से 12 मैयत होती। लेकिन उस दौरान जो है कोरोना के टाइम में 50, 55, 60 लोगों की रोज़ाना मौत हो रही थी और पूरे शहर के अंदर अजीब खौफ का माहौल था। मालेगांव की आवाम को कोरोना और कोविड-19 को लेकर के क्या सूरत हाल है इसी तरह को पूरी खबर है। पहला साल था, सरकार के पास भी पैसा नहीं था। सरकार ने करीब 2 करोड़ रुपए का फ़ंड देने का ऐलान किया था और उस 2 करोड़ में से उन्होंने 50 लाख रुपया कोविड के लिए देने की पाबंदी आयद की थी। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले मालेगांव की सूरत हाल को देख करके हमने 50 लाख रुपये का फ़ंड दिया था और ये 50 लाख रुपये का फ़ंड हमने मालेगांव सिविल सर्जन, नासिक सिविल सर्जन और कलेक्टर को ये इख्तियार दिया था कि जो भी इलाज व मुआवजे के लिए ज़रूरी सामान हो, दवाएं हो, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। हमारी उसमें किसी तरह की कोई यानी दिलचस्पी या इंटरफेयर नहीं होगा, आपको करना है। वो 1.5 करोड़ रुपये का जो फ़ंड बचा था उसमें भी बड़ी आनाकानी हुई। उसमें हमने कुछ काम डाले थे, वो काम भी जो है मंजूर होने में काफ़ी ताख़ीर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मंजूर हो चुके और 15-16 काम अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हुए, जिसमें से 2 काम तो हो चुके। एक एजाज़ बेग को 10 लाख रुपये का फ़ंड दिया था, उनके घर के पास सीमेंट रोड बना है। इसी तरह डॉक्टर खालिद परवेज़ को फ़ंड दिया था, उन्होंने भी जो है शिया कब्रिस्तान के सामने रोड वगैरह बनवाया है। और 30 लाख रुपये का फ़ंड मुस्तकिम डिग्निटी को दिया था कि वो दरेगांव नाके के ऊपर हमारा मालेगांव का जो एंट्रेंस है वहाँ पर जो है एक सर्कल बनेगा, जिसके ऊपर एक छोटा पावर लूम रखा जाएगा। और भी जो वहाँ पर है बनने के बाद आप देखोगे 50 लाख रुपये का ये काम था। 1 करोड़ रुपये का काम अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है। ये शोर मचाया जा रहा था कि फ़ंड वापस चला गया, फ़ंड वापस चला गया, लेकिन हम लोग खामोश थे। अमली तौर पर हम करके बताना चाहते थे। आज तकरीबन 16 कामों का वर्क ऑर्डर हो चुका है और 1 काम का वर्क ऑर्डर पहले का है। ऐसे 17 कामों का वर्क ऑर्डर हुआ है और अनकरीब हम इंशाअल्लाह पूरे शहर के अंदर उन कामों की शुरुआत करेंगे और उसके लिए अखबारात के ज़रिए, बैनर के ज़रिए और जहां काम होगा वहां महल्ले के लोगों को जमा करके हम अपने कामों से वाकिफ़ कराएंगे। गुज़िश्ता दिनों मंत्रालय में कामगार बोर्ड बनाने के लिए मीटिंग ली गई, उस वक्त आपने क्या नुमाइंदगी की, आप बताएंगे? हमारा शहर टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। पावर लूम मज़दूर बोलो या पावर लूम से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, चाहे फिर वो जो है तराशन भरना हो या फिर साइजिंग में जो वार्पर होते हैं और इसी तरह जो साइज़र होते हैं, ये सब लोग जो काम करते हैं ये उस ज़ुमरे में आते हैं जो ज़ुमरा मज़दूरों का संगठित नहीं है। गैर मुनज़्ज़म काम करने वाला ये मज़दूर तबका है। और देश की आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र के अंदर 2 तरह के कामगार रहे, एक तो जिनकी यूनियन रही और जिनकी यूनियन नहीं रही। सरकारी तौर पर पावर लूम से रिलेटेड जो लोग हैं, इन लोगों की अपनी कोई यूनियन नहीं।
और यही वजह है कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं उन स्कीमों से पावरलूम मज़दूर को, तराशन पर नरी भरने वालों को और इसी तरह जो है हम्माली करने वालों को, गठनी जोड़ने वालों को, रच भरने वालों को और साइजिंग में साइज़र बोलो, वार्पर बोलो या इसी तरह जो है काम करने वाले जितने लोग हैं उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से इनके लिए कोई स्कीम बनी नहीं है। सर्टिफिकेट इशू हो चुका, लेकिन आज तक पावरलूम मज़दूरों के लिए या पावरलूम से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं बनाई है। यही वजह है कि 2009 में एक समिति बनी थी जो इस पर पूरा सर्वे करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे, और पिछले हफ्ते में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर शिरकत के बाद ये बात सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 3 मरतबा समिति बनी और तीनों समितियों की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी। पावरलूम मज़दूरों के पेंशन के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए, बीमार होते हैं तो उनके इलाज और मुआवजे के लिए, और अगर हादसाती मौत होती है तो उसके लिए जो बीमा स्कीम वगैरह होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू करेंगे। शहर में इस तरीके की बात गश्त कर रही है कि आप इस शहर से प्रतिनिधि के बतौर हैसियत और दाखिल हुए, लेकिन आपने मजदूरों के हक में वहाँ पर कोई भी बात को पेश नहीं किया, क्या वजह थी इसकी? नहीं, वहाँ पर मैंने क्या कहा है, आप अगर प्रोसीडिंग लोगे, मिनट्स की कॉपी आप लोगे तो वहाँ उसमें आपको मिल जाएगा। मीटिंग के अंदर जा कर के खामोश बैठे रहने का कोई माना नहीं है। मैंने मज़दूरों के हित में, मज़दूरों के लिए पेंशन हो, मज़दूरों के बच्चों के लिए तालीम हो, उनके इलाज व मुआवजे हो, और इसी के साथ साथ जो है हादसाती तौर पर बीमारी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये बातें रख करके मैंने इस प्रोग्राम की 100% तायद की है। ये गलत बात अफवाह के तौर पर शहर में चलाई जाती है और हमेशा अपने शहर का यही तरीक़ाकार रहा है। मालेगांव से 2 पावरलूम तंजीमों के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। एक तो यूसुफ इलियास साहब थे और इसी तरह जो है शब्बीर डेगवालम। ये इस बात के गवाह हैं कि उस मीटिंग के अंदर मैंने क्या बात कही थी। अभी बारिश का इंतजाम चालू है, पूरे शहर के अंदर गड्ढा गड्ढा कीचड़, लोग परेशान हैं, गिर रहे हैं, तो कारपोरेशन इसके ऊपर कब कार्रवाई करेगी या आप इसके ऊपर कुछ आवाज़ या कुछ काम करेंगे? मैं आज कमिश्नर के पास गया था और इस सिलसिले में मैंने बातचीत की। ये काम कारपोरेशन का है। होना ये चाहिए था कि अगर कारपोरेशन 200-250 करोड़ रुपया शहर की विकास और शहर की जो है तरक्की पर खर्च करती है, ये पैसा कहाँ जाता है आज तक मालेगांव वालों को नज़र नहीं आया। 200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। आज कमिश्नर ने जो बात मुझे बताई कि ये जो फंड वर्ग करते हैं उसमें 140 करोड़ रुपया था और 3 दिन के अंदर पूरा पैसा साफ़ हो गया। आप अंदाज़ा करो 140 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं। तो मालेगांव में जो बदतरीन सूरत हाल है, चाहे गंदे पानी की निकासी गटर का बोलो या रोड बोलो या और दीगर जो सहूलतें हैं, इस्तेमाल का पीने का पानी बोलो, हेल्थ की लाइन से इलाज व मुआवजे की सहूलत बोलो, लाइट बोलो, ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन को करके देना चाहिए। मालेगांव के लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि आज कारपोरेशन पर जो लोग हैं ये उनका पहला मौका नहीं है। आज 25 साल से एक ख़ानदान मालेगांव कारपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार है और आज तक मालेगांव के जो हालात हैं आपको पता है। इन 25 सालों के अंदर 5 साल तो मैं एमएलए रहा 2009 से 14 के दरमियान, लेकिन हालात कुछ इस तरह के रहे कि मेरा जो काम होता था उन कामों को बाकायदा रुकवाया जाता था ये कह करके। नहीं, मैं आपसे मतलब रुकूंगा कि 25 साल से मतलब 22-21 साल हुए और उसमें 10 साल मतलब जो तो तीसरा महाज और कांग्रेस सब मिलकर मतलब जो तो हुए, बावजूद उसके शहर की यही हालत है। चाहे किसी का हमारे 3 मेयर बने और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने जिन लोगों को साथ में ले करके अपना मेयर बनाया था, काम करने में, प्रोग्राम तरतीब देने में बहुत दिक्कत आई और काम करने में इतनी रुकावटें आई कि जो काम हमने दिया था वो काम नहीं हो सका। सबसे पहला काम जो मैंने, हमारे हाजी नजमुद्दीन साहब मेयर थे उस वक्त, मैंने डिमांड की थी कि मालेगांव शहर में गंदे पानी की निकासी का कोई फाइनल डिस्पोजल नहीं है, इसलिए गंदे पानी की गश्त करती है कि हमने हर किसी को इक़्तिदार दिया है
कि शहर में जिन जिन ने मतलब हमसे इक़्तिदार मांगा है, शहर के अवाम ने सबको इक़्तिदार और पावर दिया है, बावजूद इसके शहर को क्या मिला? शहर में क्या है कि जिन लोगों को भी इक़्तिदार मिला, हमको भी मिला, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया गया। मालेगांव के लोगों को पता है, या तो काम नहीं हो सका या नहीं कर सके, ये दोनों सूरत हाल है। नदी के इस तरफ और नदी के उस पार की आप देखोगे कारपोरेशन एक है, लेकिन उस पार काम हो जाता है, नदी के इस तरफ काम नहीं होता। वजह उसकी है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे के काम को रोकने की कोशिश करती हैं, और होता यही है। हमें तो इस बात की शिकायत है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मालेगांव की विकास और तरक्की के कामों में कहीं कोई रुकावट नहीं डाली। तो शहर के अवाम को क्या फैसला रहना चाहिए? जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने का मौका देना चाहिए। रुकाया जाता है या उन्हें नहीं दिया जाता? अभी आप एमएलए हैं शहर के, आपने कहा कि मेरे कामों को रुकाया जाता है, कारपोरेशन में रुकाया जाता है, तो शहर की आवाम ने इक़्तिदार किसको देना चाहिए? जिससे काम होता है उनके, या जिनके काम रुकाए जाते हैं उनसे? जिनके ज़रिए से आज जो कारपोरेशन में हैं उनको भी इक़्तिदार दिया। शेख रशीद साहब 10 साल एमएलए रहे, शेख आसिफ साहब 5 साल एमएलए रहे, और कारपोरेशन भी उनके पास थी। उन 5 सालों में मालेगांव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताना। वो तो बोलते कि हमने फ्लाईओवर भी बनाए, उर्दू घर बनाए, स्टडी सेंटर बनाए, ऐसे वो काम गिनाते। फ्लाईओवर की क्या सूरत हाल है आपको पता है? नहीं, वो उर्दू घर से, लेकिन काम हुआ है ये एक अलग है। क्या काम हुआ है आपको पता है? उससे मालेगांव की आवाम को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हुआ हो या हो रहा हो तो आप मुझे बताओ। अभी आने वाले वक्त में कारपोरेशन के चुनाव, जो काम वो गिनवाते हैं उससे मालेगांव की आवाम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फ्लाईओवर की सूरत हाल आप देख लो, उर्दू घर बनकर पड़ा हुआ है, बंद है, अभी तक कोई उसकी शुरुआत नहीं। हमने लेटर दिया कि उर्दू घर बन गया, कम से कम उसको जारी तो किया जाए। ठीक है, बंद, लेकिन काम तो हुआ है। मालेगांव की आवाम की हित में क्या हुआ है वो आप बताओ मुझे। तो हमारा सवाल तो वही है कि शहर की आवाम बरसरे इक़्तिदार रह करके मालेगांव में उन्होंने शहर की आवाम के लिए क्या किया वो बताओ। कोई अच्छा रोड बनाया हो, कोई अच्छा गार्डन बनाया हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया हो, स्टडी सेंटर कहाँ है आप ज़रा ढूंढ के बताओ ना हमको। शहर की आवाम को, और हमारा सवाल है कि शहर की आवाम को क्या मिला रिटर्न में? नहीं, आपने जो सवाल किया उस पर मैं वही बात कह रहा हूँ जो पैगाम के तौर पर आवाम के पास जाए, कि जिन चीज़ों को काम के तौर पर वो गिनवाते हैं उन कामों को आप देख लो ना। मालेगांव की आवाम को उससे क्या फ़ायदा? एक फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, ये पुल नहीं है, पुलिया है, मुझे आप बताओ उससे क्या फ़ायदा? उल्टा वहाँ उस पुल को बनाने की वजह से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, लोगों की प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई, दुनिया भर की दिक्कतें लोगों को है। जिन लोगों को मालेगांव में रहने हैं उनको फ्लाईओवर से कोई फ़ायदा नहीं। बस स्टैंड है, बस नीचे से आएगी, इस्लामपुरा जाना है, कुसुम्बा रोड जाना है, हज़ार खोली जाना है, सबको नीचे से आना जाना पड़ेगा, तो फ्लाईओवर से हमको क्या फ़ायदा? आप क्या उसमें तरकीब करने वाले? हमने तो बहुत सारा, हमने तो हमेशा 2009 से 14 के दरमियान भी हमने रोड गटर में अच्छा फ़ंड दिया था, लोगों को पानी की सहूलत हो और इसी के साथ चलने फिरने के रास्ते की सहूलत, तो वो काम हमने किया था। हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम जिसमें बड़ा फ़ंड एक साथ लग जावे हमने नहीं किया। और बात कैसी है कि एक एमएलए को 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मिलता है। एक्स्ट्रा फ़ंड लाने के लिए आदमी को जो भी जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके लिए जो है ऐसे फ्लाईओवर उर्दू घर के नाम पर लोग पैसा लाकर ज़ाय कर देते हैं। MIM पार्टी के एमएलए आए दिन उनकी पोस्ट वीडियोस या आते रहते हैं कि इतने करोड़ का काम, इतने करोड़ का काम, इतने करोड़ का काम, यहाँ तक कि वहाँ के एमएलए बताते हैं कि मैंने 17 करोड़ के आसपास के मतलब काम का अंजाम दिया है। उनसे आप फ़ंड रिलीज़ हो गया ऐसा एक लेटर ला के बता दो। अखबारात में मैं भी दे सकता हूँ कि मैंने क्या डिमांड दी है और क्या लेटर दिया है, लेकिन जब सिर्फ लेटर दे करके अखबार में दे देना, वो मेरी पार्टी के एमएलए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड की वजह से सरकार के पास फ़ंड नहीं है, सरकार ने किसी को फ़ंड रिलीज़ नहीं किया। अगर ऐसा आप मानते हो कि उनको 17 करोड़ रुपये का फ़ंड मिला है तो एक लेटर ला के बताना जो सरकार की तरफ से आया हो कि आपको इतना फ़ंड रिलीज़ किया गया है। अभी पिछले दिनों मुस्तकीम दिग्नेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना चाहिए, तो इसको क्या समझा जाए? कोई बात करता हूँ, मेरे पास काम करने वाले कैसे लोग हैं नहीं हैं वो मुझे पता है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे करीब थे
और पूरे शहर में ये चर्चा किया करते थे कि उनका लेटर तो हम लोग बनाते, उनका काम तो हम लोग करते, उनको तो कुछ मालूमात नहीं है। तो मैंने ऐसे लोगों को दूर कर दिया। तो इस किस्म की बातें आ रही हैं।